स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, सोशलिज्म, साइमन कमीशन एंड सीडीएम। सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। चलो सबसे पहले हम सोशलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सोशलिज्म, जो ये सोशलिज्म है ना, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद। समाजवाद मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब भी सब में पैसे इक्वली बंटने चाहिए, ठीक है। भी ऐसे नहीं है जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, उनके उनके पास और पैसे आते जा रहे हैं, ठीक है, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। पैसे क्या इक्वली बांटने चाहिए, ठीक है। सबको क्या बननी चाहिए? इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये होता है सोशलिज्म का मतलब, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म दी किसने थी? क्वेश्चन इस पे आएगा। ये किसने दी थी? ये थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दी थी थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। और इस कार्ल मार्क्स ने एक चीज़ बोली थी। इसने क्या बोला था कार्ल मार्क्स ने? इसने बोला था ओनली ऑप्शन टू रिमूव रिच क्लास इज मास स्ट्रगल, ठीक है। ये लाइन किसने बोली थी? ओनली ऑप्शन टू रिमूव रिच क्लास इज मास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स ने बोला है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब जो ये सोशलिज्म कार्ल मार्क्स लेके आया था ना, ये किसके बाद लेके आया था? लेके आया रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, रशियन क्रांति, उसके बाद आई थी सोशलिज्म। उसके बाद जो ये लेके आया टर्म सोशलिज्म, कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए सोशलिज्म के बारे में, थोड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब देखते हैं पार्टी फॉर्म होती है सोशलिज्म के कारण। कौन कौन सी पार्टी? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई नाम से भी जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई नाम के से भी जानते हैं। इसको ये कहाँ पे फॉर्म होती है? 1920 में फॉर्म होती है, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 10-10-20 हो गए, ठीक है। इकट्ठे रहना है, 10-10 लोगों को इकट्ठे रहना है। तो 1920 में क्या होती है? कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? फॉर्म होती है। कहाँ पे फॉर्म होती है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में फॉर्म होती है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म होती है। कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और ये फॉर्म कौन करता है? फॉर्म्ड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ये फॉर्म करते हैं क्या? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कौन फॉर्म करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो पहला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स पे बन गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में, और एम एन रॉय इसको क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को। समझ गए यहाँ तक? 1920 में, ठीक है। और ये इंडिया में कब आती है? इंडिया में आती है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इंडिया में आती है ये 1925 में आती है। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इंडिया में आती है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कहाँ पे आती है? इन कानपुर। 1925 में इन कानपुर आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, कानपुर में, ठीक है। कानपुर में आती है 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी। और 1924 में ना, 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ठीक है। वो भी जो सीपीआई के मेंबर थे ना, सीपीआई के मेंबर से इन्वॉल्व था, ठीक है। 1924 में क्या हुआ था? कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। वो उससे भी उससे भी जो सीपीआई के मेंबर थे वो क्या थे? इन्वॉल्व थे उसमें, सीपीआई के मेंबर, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, ठीक है। अब देखो जो इंडिया में सीपीआई आई थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके मेंबर कौन कौन थे? उसके मेंबर कौन कौन थे? और जो ये हुई थी कानपुर कॉन्स्पिरेसी, उसके मेंबर कौन कौन थे? पीपल कौन कौन से इन्वॉल्व थे कानपुर कॉन्स्पिरेसी में? ये आपको याद करने हैं। एस ए डेंगे, मुजाफर अहमद, ठीक है, और शौकत खान। ये 3 नाम याद करने। बंदे तो और भी थे कानपुर कॉन्स्पिरेसी में, पर ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो है इनको याद करना है। शौकत उस्मानी, ठीक है, ये हमारे कानपुर कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है। देखो ऐसे करके कॉन्स्पिरेसी से दंगे कर दिया, ऐसे करके याद करेंगे, ऐसे डैंक, ठीक है। और मुजाफर अहमद, ठीक है, और ये मुजाफर थे, तो कानपुर में इसमें कॉन्स्पिरेसी की। और शौकत, इसका शौक था कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है। तो ऐसे करके इनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी में ये सारे इंपॉर्टेंट थे हमारे, समझ गए। और सोशलिज्म में एक और पार्टी बनती है, वो बनती है 1920 में। 1920 में कौन सी पार्टी बनती है? 1920 में बनती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है हमारी 1920 में। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सीपीआई इंडिया में नहीं थी, कहाँ पे थी? पाकिस्तान में। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये कहाँ पे थी? इंडिया में, ठीक है। और ये बनाई किस किसने थी? ये बनाई थी हमारी एन एम जोशी, लाला लाजपत राय, देवन चमनलाल और जोसेफ बैप्टिस्ट, ठीक है। ये 4 बंदे थे जिन्होंने बनाई थी हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस पार्टी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसको जोश चढ़ गया कि हमको ट्रेड करना है इंडिया में। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको जोश आना चाहिए ना। अगर ऐसे ट्रेड है ना, ट्रेड यूनियन है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास क्या आना है? जोश आना चाहिए, ठीक है, जोश होना चाहिए। जोश सबसे आगे किसके पास था? लाला लाजपत राय के था, ठीक है।
और आपके पास थोड़ा दीवान भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा दीवानपन भी होना चाहिए उस जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगानी तो थोड़ा पर आप पागलपन भी होना चाहिए, तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके इनको याद कर लेंगे और जोसेफ को वैसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। और फादर ऑफ ट्रेड यूनियन किसको जानते हैं हम इंडिया में? फादर ऑफ ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे को फादर ऑफ ट्रेड यूनियन के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैंने ट्रिक्स के साथ आपको बता दी कैसे याद करनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम सोशल मूवमेंट एंड लिटरेचर, ठीक है। ये तो हमारी सोशलिज्म पे, ठीक है, मूवमेंट अभी देख रहे हैं ना हम, ये सारी पार्टी से बनी थी। और ही पार्टी बनी थी, देखो एक सोशल मूवमेंट चली थी, उसका नाम था कास्ट मूवमेंट, जातीय आंदोलन। एक तो था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? ये चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। कहाँ पे? परियार में। ईवी रामास्वामी नायकर ने कहाँ पे चलाया था ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? परियार में। कब चलाया था? 1924 में। यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई तो ये याद कर लेना, 1924 में चला था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। किसने चलाया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। और एक था महासत्याग्रह किसने चलाया था? ये चलाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1927 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चलाया था महासत्याग्रह। ये कास्ट मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, ताकि हम जातिवाद को क्या कर सकें? कम कर सकें। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर ने भी जातिवाद को कम करने के लिए, और एक महासत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। अब देखते हैं बुक्स भी छपी थी, ठीक है, ये इसको जातिवाद को ख़त्म करने के लिए। कौन कौन सी बुक्स छपी थी? 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी थी? एक तो थी बंदी जीवन बुक किसने लिखी है? लिखी है सचिन सयाल ने, ठीक है, सचिन सयाल ने। बंदी जीवन किसने लिखी है? सचिन सयाल ने, ठीक है। इसको सचिन तेंदुलकर से याद कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर बंदी नहीं थे, वो खुलेआम छक्के मारते थे, ठीक है। ऐसे करके इसे याद कर लेंगे। अगली जो बुक है वो है पत्थर दाबी किसने लिखी है? ये लिखी है शरत चंद्रा चैटर्जी ने लिखी है हमारी पत्थर दाबी, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेंगे। पत्थर के नीचे उसने अपना एग्ज़ाम का पेपर दबा दिया क्योंकि उसके नंबर कम आए थे, ठीक है। ऐसे करके इनको याद कर लेंगे। अगली जो बुक है वो है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी है? भगवती चरण वोहार ने क्या लिखी है? बी से भगवती, बी से बॉम्ब। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। भगवती चरण वोहार किसने लिखी है? भक्ति चरण वोहार ने कैसी बुक लिखी है? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। ये सारा था सोशलिज्म के बारे में। अब देखते हैं हम स्टेट वाइज, ठीक है। अब देखते हैं हर स्टेट में कैसे कैसे सोशलिज्म फैला। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब यूपी कौन से सेक्टर में फैला था? पंजाब, यूपी और बिहार, इस रीजन में कैसे सोशलिज्म फैला था, ठीक है। सबसे पहले पंजाब के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखो पंजाब में एक पार्टी फॉर्म हुई, फॉर्मेशन ऑफ एच आर ए का फॉर्म हुई थी 1924 में। 1924 में क्या फॉर्म हुई थी? एच आर ए की फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म होती है 1924 में, ठीक है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे? कानपुर में फॉर्म होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये कौन फॉर्म करते हैं? ये करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, JC चैटर्जी और सचिन सयाल, ठीक है। ये सचिन सयाल हमने यहाँ पे पढ़े हैं, क्या लिखा? बंदी जीवन, ठीक है। सचिन खुलेआम मारते थे। और JC चैटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने क्या दिया? ऐसे करके याद करेंगे, प्रसाद दिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना के कानपुर में, ठीक है। उसके बाद ये होती है हमारी सबसे पहले। इसके अंदर ही 1925 में जब HRA के अंडर एक ये करते हैं 1925 में काकोरी इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। काकोरी के इंसिडेंट कहाँ पे करते हैं? काकोरी विलेज, लखनऊ में, ठीक है। अब HRA कोई भी अगर हमको एसोसिएशन चलानी है उसके लिए पैसे चाहिए ना, तो ना इन्होंने काकोरी विलेज में काकोरी कांड किया था। क्या जा रही थी? एक ट्रेन जा रही थी जिसमें क्या था? बहुत ज़्यादा सोना जा रहा था। इंडिया का सोना बहुत ज़्यादा कहाँ जा रहा था? ब्रिटिश में जा रहा था, बाहर जा रहा था। उसको क्या करा था इन्होंने? रेड करके लूटा था, ठीक है, काकोरी इंसिडेंट में। और इसमें से किसके कौन थे इसमें इंक्लूडेड थे? अशफल खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी। इन सबको क्या कर दिया? इन सबको जेल में डाल के क्या कर दिया? इनको फांसी दे दी, ठीक है। काकोरी केस के बाद इन सबको पकड़ लिया था। किसको? अशफल खान, रोहन सिंह, राम प्रसाद। देखो प्रसाद तो हमने याद किया था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक। और राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह और अशफक खान, इन सबको क्या कर दिया? फांसी दे दी काकोरी कांड के बाद। समझिए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं कॉन्स्पिरेसी केस होते हैं इंडिया में। चलो कॉन्स्पिरेसी केस हम बाद में देखते हैं, पहले ये समझिए ना काकोरी विलेज में जो हुआ था और इनको क्या कर दी? जेल डाल दी। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब इसके बाद क्या होता है? ये पार्टी हो जाती है बंद, क्योंकि जो देखो इनको ही जेल कर दिया
राम प्रसाद बिस्मिल्ला जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, तो इसके कारण क्या होता है, पार्टी बंद हो जाती है, HRA फॉर्म जो होती है वो बंद हो जाती है। फिर ये दोबारा 1928 में, ठीक है, 1924 में बनी थी ना ये, 4 साल बाद 1928 में ये दोबारा क्या होती है, दोबारा बनती है HRA पार्टी। और HRA का रीनेम करते हैं, HRA का रीनेम करते हैं किस नाम पे करते हैं, HSRA, बीच में S लगा देते हैं, ठीक है, HSRA, ताकि ये पार्टी बंद ना हो। अब बीच में क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनती है, ये फिरोजशाह कोतल दिल्ली में, फिरोजशाह कोतल दिल्ली में बनती है HRA पार्टी। और ये बनाता कौन कौन है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, ये बनाते हैं HSRA पार्टी, ठीक है। HSRA पार्टी कौन कौन बनाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है, ये इसके मेन लीडर थे। और एक नोट है, जो पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान एक भारत सभा थी 1926 में, ये इसमें भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह ने एक क्या स्टार्ट की थी, पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है। ये क्या था, बेसिकली कॉलेज में इन्होंने एक सभा बनाई थी, कॉलेज में एक सभा बनाई थी जिसका क्या नाम था, पंजाब नौजवान भारत सभा, कब 1926 में, बाय भगत सिंह, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होता है, 1928 में ये तो पार्टी बन जाती है, 1928 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट होते हैं, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इवेंट्स होंगे, देखो साइमन कमीशन इवेंट होता है 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है कि साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट, और साइमन कमीशन के खिलाफ क्या होता है, प्रोटेस्ट होते हैं। अब साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आता है वो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर एक बार आप ये देख लो उसमें होता क्या है, 1928 में आता है, और इसके खिलाफ क्या होता है, प्रोटेस्ट होते हैं। ये साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ये प्रोटेस्ट होते हैं। और लाला लाजपत राय भी एक लीडर थे, ठीक है। और साइमन कमीशन, और उन्होंने एक वहाँ का वो था पुलिस कमिश्नर जिसका नाम क्या था, स्काउट, स्काउट ने क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, क्योंकि इनके सर पे क्या बड़ी लाठी बजी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो ठीक है। तो फिर भगत सिंह के जैसे गुरु थे, ठीक है, एक तरह के लाला लाजपत राय, तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इनका बदला लेते हैं, किसका, लाला लाजपत राय का। कैसे लेते हैं बदला, बाय किल सरेंडर्स, किसको किल करते हैं, सरेंडर को। मिस्टेकन फॉर किल तो स्काउट को करना था, क्योंकि स्काउट ने मारा था ना, पर मिस्टेक करके किसको किल करते हैं, साउंडर को किल करते थे ये, ठीक है, गोली मार के, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्योंकि इन्होंने, स्काउट ने किसको मारा था, लाला लाजपत राय को। मारना स्काउट को ही था, पर गलती से किसको मार देते हैं, साउंडर को मार देते कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। समझ गए यहाँ तक। अब चलते हैं हम आगे, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले, फिर देखते हैं और भी इन्होंने भगत सिंह ने क्या किया था, ठीक है। साइमन कमीशन देखो आया था 1927 में, साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, 1927 में आया था, 1927 में, ठीक है। 27 से याद कर लेंगे साइमन कमीशन को, 1927 में आया था साइमन कमीशन इंडिया में। और अपॉइंटेड 1927, चेयरमैन कौन था साइमन कमीशन का, जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन था, ठीक है। ये 7 मेंबर का जो साइमन कमीशन था ना, ये इसमें कितने मेंबर्स थे, इससे 7 मेंबर थे, ऑल आर वाइट, नो इंडियन मेंबर, सारे कौन थे, वाइट मेंबर थे, नो इंडियन मेंबर, ठीक है। और साइमन गो बैक, ये नारा किसने दिया, ये दिया था यूसुफ मेहरअली ने, यूसुफ मेहरअली ने। ऐसे करके याद करेंगे, रैली में उन्होंने नारा दिया साइमन गो बैक, यूसुफ मेहरअली ने क्या नारा दिया, साइमन गो बैक। क्यों नारा दिया इन्होंने ये, क्योंकि ना जो हमारा 1919 में एक आया था ना हमारा एक्ट, 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, तो इसको देखने के लिए भी ये जो एक्ट है सही चल रहा है इंडिया में कि नहीं, 1919 में आया था ना ये एक्ट, तो इसको देखने के लिए सही चल रहा है कि नहीं। इसके 10 साल बाद आता है साइमन कमीशन, ये देखने के लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है सही चल रहा है कि नहीं। तो इसमें सारे वाइट मेंबर्स होते हैं, कोई इंडियन मेंबर होता ही नहीं है, एक्ट इंडिया के लिए आया हुआ है, इंडियन मेंबर कोई है ही नहीं, इसीलिए एक नारा लगाया था भाई साइमन गो बैक, भी एक्ट तो इंडिया के लिए आया था 1900, जो 19 वाला कल हमने पढ़ा था ना एक्ट तो इंडिया के लिए आया था, पर उस 1927 में इसमें सारे अंग्रेज होते हैं, इंडियन कोई मेंबर ही नहीं होता, तो इसीलिए इसलिए इन्होंने क्या नारा दिया, साइमन गो बैक, मेहरअली ने, रैली से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और इसको सपोर्ट कैसे किया गया साइमन गो बैक वाले नारे को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदू महासभा और जस्टिस पार्टी, इन सब ने क्या किया, सपोर्ट किया साइमन गो बैक के नारे को, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, यही साइमन कमीशन के नारे को जब करते हैं, लाला लाजपत राय की क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। थोड़ा समझ गए यहाँ तक साइमन कमीशन के बारे में। अब देखो थोड़ी सी, अब चलते हैं हम आगे। अब इसके बाद जो भगत सिंह और ये सारे हैं ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव, इन्होंने और भी किए थे, ठीक है। एक तो इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल लाइब्रेरी असेंबली पे क्या किया था, बॉम्ब फेंका था, सेंट्रल
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली LA पे क्या फेंका था इन्होंने, बॉम्ब फेंका था। कब? 1929 में। 1929 में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। किन किन ने? भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्ता ने। बट्टू केशवर दत्ता ने और भगत सिंह ने क्या फेंका था? बॉम्ब फेंका था। किस पे बॉम्ब फेंका था? LA पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। वो बॉम्ब था ना, जो बॉम्ब था क्या, वो बॉम्ब मारने के लिए नहीं था, वो बॉम्ब क्या था, अंदर से खोखला था, ठीक है, शेल बॉम्ब था, ठीक है, एक तरह का शेल बॉम्ब था, किसी को हार्म करने के लिए नहीं फेंका था। क्यों फेंका था उन्होंने? टू मेक द डीफ हियर, भी जो बहरे हैं ना, जो अंग्रेज बहरे हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली में, भी हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है, हमारी बात नहीं सुन के उनको सुनाने के लिए ये बॉम्ब फेंका था उन्होंने, ठीक है, किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, ठीक है। रीज़न क्या था? एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, ये हमने कल भी पढ़ा था ना, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कहता है एंटी नेशनलिज्म बिल था, ठीक है, एक तरह का एंटी नेशनलिज्म था। इसके अगेंस्ट था, किसके? इंडियंस के अगेंस्ट था। इसके कारण ये जो इंडियंस कह रहे थे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये इंडियंस कह रहे थे इसको नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसलिए इन्होंने बम फेंका था। किसने? भगत सिंह और, भी आप सुनो, हम कह रहे हैं ये मत लेके आओ, ठीक है, भगत सिंह और किसने फेंका था? बट्टू शेखर दत्ता ने, ठीक है, भी हम कह रहे हैं इसको मत लेके आओ, फिर भी आप लेके आ रहे हो, ठीक है, ये किया था इन्होंने। और एक एक की थी चितौगन आर्मी रेड। चितौगन आर्मी रेड क्या थी? वो ट्रेन वाली, ठीक है, ये भी ट्रेन, एक ट्रेन जा रही थी अंग्रेजों की, ठीक है, अंग्रेजों की क्या जा रही थी, एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में क्या जा रहा था? सोना जा रहा था। कहाँ पे? लंदन में जा रहा था, ठीक है, इंडिया का सोना। तो इसको क्या किया? रेट लूट लिया। किन 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 ने लूटा? सूर्य सेन। किसे? सूर्य सेन मास्टर था। सूर्य सेन जो चित्तौड़ आर्मी लेट थी ना, ये ट्रेन ही लूटी थी। इसमें इसमें एक कारखाना लूटा है, ठीक है, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक कारखाना था, उसको लूटा था, ना कि किसको लूटा था? ट्रेन को लूटा था, ठीक है, एक कारखाने को लूटा था। इसके लीडर कौन थे? सूर्य सेन। सूर्य सेन जैसे ना, सूर्य सेन से इसके क्या लीडर, किसके? जिन्होंने क्या लूटा था? एक कारखाना लूटा था अंग्रेजों का। सूर्य सेन को हम प्यार से क्या बोलते हैं? मास्टर दा बोलते हैं, ठीक है। और जो ये चित्तौड़ आर्मी लेड हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी? ये बंगाल में हुई थी, इन बंगाल में एक एरिया है, वहाँ पे लूटा था। और इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन भी दिखी थी सबसे पहले। वुमेन की पार्टिसिपेशन, वुमेन कौन कौन थी? प्रीति लता वादेदर, कल्पना दत्ता और बीना दास, ये सारी वुमेन की पार्टिसिपेशन थी, ठीक है। इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, कारखाने को आग लगा के सूर्य उदय करना चाहते थे, ठीक है। और ये सारे क्या थी? लड़कियां थी इसमें, प्रीतिलता वंदेदर, कल्पना दत्ता और बीना दास, ठीक है। 1930 में इन्होंने की थी चित्तौड़ आर्मरी रेड की थी, ठीक है। यहाँ पे क्या पता असला वगैरह पड़ा था अंग्रेजों का, इसको क्या कहता था? लूटा था। समझ गए यहाँ तक? चलो अब चलते हैं हम आगे। अब इन्होंने बॉम्ब फेंका भगत सिंह इन्होंने, और इनको पकड़ लिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया। और 23 मार्च 1931, 29 को फेंका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी पे लटका देते हैं, ठीक है। इसी दिन को हम शहीदी दिवस के नाम से भी बनाते हैं, 23 मार्च को। इस दिन को क्या लटका देते हैं? इनको फांसी पे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को किस पे लटका देते हैं? फांसी पे लटका देते हैं। समझ गए? और CV जो आज़ाद थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, इनको भी पकड़ लेते, पर वो क्या करते हैं? अपने आप को मार लेते। किल हिमसेल्फ एट अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में अपने आप को मार लेते हैं 1931 में। इसको भी पकड़ लेते हैं, पर ये क्या करते हैं? खुद को ही गोली मार लेते हैं। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ये कहते हैं हम अंग्रेजों से नहीं मरे, खुद को ही गोली मार के मर जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और एक बुक थी, बुक का नाम क्या था? वाई आई एम अथीस्ट। ये बुक किसने लिखी है? भगत सिंह जी ने लिखी है, ठीक है, वाई आई एम अथीस्ट। ये बुक भी किसने लिखी है? भगत सिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो अब चलते हैं हम आगे। साइमन कमीशन के बारे में बता दिया थोड़ा सा। अब साइमन कमीशन जो आया था इंडिया में, इसे कुछ रिकमेंडेशन तो दी थी। तो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी? रिकमेंडेशन दी अबॉलिशन ऑफ डायरकी। जो डायरकी है ना, उसको अबॉलिश कर दो, डायरकी को, ठीक है। और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आओ इंडिया में। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में लेके आओ। सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट लेके आओ इंडिया में, ठीक है। सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, मुस्लिम और हिंदी के इलेक्टोरेट क्या होने? अलग अलग होने चाहिए। रिजेक्ट सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे और सिंध की जो है उसको अलग मत करो, ठीक है। बॉम्बे को सिंध से अलग मत करो। ये सारे रिकमेंडेशन दिए थे किसने? साइमन कमीशन ने, ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के अंदर। समझ गए यहाँ तक? अब
इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या दिया था साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में? इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, बहुत सारे क्या होने प्रोटेस्ट होने लगे, साइमन गो बैक होने लग गया। उसके कारण फिर अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने इंडियंस को कहा भी आप अगर इतने ही बुद्धिमान हो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो, ठीक है। इंडिया के रिस्पॉन्स फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो, ये कहा इंडियंस को। फिर इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया, नेहरू रिपोर्ट लेके आए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। चैलेंज बाय, किसने चैलेंज किया था ये भी, अगर आप इतने ही बुद्धिमान हो, हमारा अगर आपको साइमन कमीशन अच्छा नहीं लग रहा तो अपने क्या दे दो, तो आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो इसका रिस्पॉन्स दे, ये चैलेंज किसने किया था, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बिरकानेट, ठीक है, इन्होंने किया था। और फिर नेहरू ने इसका रिस्पॉन्स दिया। नेहरू ने क्या लिखे है अपनी नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट लेके आए, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसमें की डिमांड क्या थी, डोमिनेंस स्टेटस चाहिए हमको, ठीक है, डोमिनेंस स्टेटस चाहिए। और रिजेक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, हमको अलग अलग मत करो, हम इलेक्टोरेट अलग अलग नहीं करना चाहते मुस्लिम और हिंदू के, ठीक है। और जीना ने भी अपने क्या दिए, 14 पॉइंट्स दिए। जीना ने भी क्या दिए, अपने 14 पॉइंट्स दिए, ठीक है। और दिल्ली प्रपोजल लेके आए, ठीक है। ये भी किसने दिया था, जीना ने दिया। जीना ने क्या दिया, दिल्ली प्रपोजल, और जीना 14 पॉइंट। और यही जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें मेन जो फ्रेमवर्क है वो इसी पे है, जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। नेहरू ने फिर क्या दी, अपनी रिपोर्ट दी 1928 में। और इसमें की डिमांड क्या थी, डोमिनेंस स्टेटस दो हमको, ठीक है, डोमिनेंस स्टेटस। समझ गए यहाँ तक। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है इंडियन लीग, इंडिपेंडेंस लीग आती है 1928 में। इंडिपेंडेंस लीग 1928 में आती है। 1928 में क्या बनती है, इंडिपेंडेंस लीग बनती है, ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं 1928 में। कौन कौन, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवासा। ये क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं। श्रीनिवासा आइगनर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस बनाते हैं। ये कह रहे हैं डोमिनेंस स्टेटस दो। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस स्टेटस का मतलब होता है भैया अंग्रेज भी हमारे पे रूल करते रहो, पर हम क्या होना चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, जो इंडियंस है, ठीक है। आपके अंडर नहीं काम करेंगे, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, ठीक है। पर जो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे और श्रीनिवास आइगर थे, ये इसमें डोमिनेंस स्टेटस में नहीं मान रहे। ये कहते हैं हमको पूरी तरह इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या बनाई, इंडिपेंडेंस लीग बनाई 1928 में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद होता है, एक लाहौर में सेशन। इसके बाद होता है सेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखिए दो चीज़ें पढ़ ली, एक साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लिया, एक सोशलिज्म के बारे में पढ़ लिया। अब जो लास्ट पार्ट हमारे पास सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कलकत्ता सेशन होता है। कलकत्ता सेशन कब होता है, 1928 में। 1928 में कलकत्ता सेशन होता है, 1928 में। इसमें क्या होता है, अल्टीमेटम ऑफ डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस को कहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस के बारे में इसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कब, कलकत्ता सेशन 1928 में, ठीक है। और 1929 में, और कलकत्ता सेशन में क्या करते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो नेहरू की रिपोर्ट है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई यही हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और 1929 में इरवन डिक्लेरेशन, इनवर क्या डिक्लेयर कर देते हैं, वेज प्रॉमिस ऑफ डोमिनेंस स्टेटस। वेज एक प्रॉमिस दे देते हैं डोमिनेंस स्टेटस का, कौन, इरवन, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस का क्या दे देता है, इरवन एक झूठा प्रॉमिस दे देता है, अभी आपको हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो होता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब होता है, 1929 में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते हैं, पूरी तरह होना चाहिए हमारे पास इंडिपेंडेंस। तो इनका यहाँ पे गोल क्या था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके होते हुए 31 दिसंबर 1929 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में फ्लैग होस्ट होता है बैंक ऑफ रिवर रावी। इंडिया का सबसे पहला जो फ्लैग होस्ट होता है वो तो जर्मनी में हुआ था ना बाहर। अब यहाँ पे इंडिया में सबसे पहला फ्लैग कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे होता है, रिवर रावी के पास। 31 दिसंबर 1929 को भी हम इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाते हैं, भी हम इंडिपेंडेंट हो गए, किनसे, अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों का हम कोई बात नहीं मानेंगे। और 26 जनवरी 1930 को क्या बनाते हैं, सेलिब्रेट फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और स्लोगन देते हैं, स्लोगन क्या बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के क्या लगाते हैं, नारे लगाते हैं। समझ गए यहाँ तक। ये था लाहौर सेशन के अंदर। और लाहौर सेशन के अंदर एक चीज़ और हुई थी, गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 26 जनवरी 1930 को क्या बनाते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, ठीक है। वैसे आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। बस आपको एक बार थोड़ा ये पता होना चाहिए
भी हमने 26 अगस्त को अनऑफिशियली क्या बनाया था, अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था। और 31 दिसंबर को हमने सबसे पहले फ्लैग कहाँ पे होस्ट किया था, रिवर रावी पे, ठीक है, रावी रिवर पे। और लाहौर सेशन में एक चीज़ और होती है इंपॉर्टेंट, गांधी जी क्या स्टार्ट कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी, ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद मैंने कल बताया था किसने दिया था, ये मौला मौला कर रहे थे, ठीक है, हर्षद मोहल्ली ने, ये कल मैंने बताया था आपको। अब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलता है, इसके बाद गांधी जी अल्टीमेट और दांडी मार्च भी इसके अंडर ही आता है, सिविल डिसओबीडियंट का मूवमेंट। गांधी अपने 11 डिमांड्स रखते हैं, ठीक है, 11 डिमांड्स रखते हैं अंग्रेज़ों के सामने। 31 कब रखते हैं, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स अंग्रेज़ों के सामने रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड था अपनी 11 डिमांड्स के अंदर, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स, जो कैदी हैं उनको रिलीज़ करो, राइट टू सेल्फ डिफेंस, भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वेपन्स हमको रखने के क्या दो, राइट टू सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस मतलब वेपन रखने के नहीं, भी अगर हमको जेल में डाल रहे हो ना तो हमारे पास हमारा वकील होना चाहिए, हम अपनी केस लड़ने के लिए, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। ये सारी चीज़ें वॉइस, तब का वॉइस रॉय कौन था, जब 11 डिमांड्स से किसने रखी थी, गांधी ने रखी थी, किसके सामने, वॉइस रॉय इरविन के सामने। पर वॉइस रॉय ने डिमांड्स को क्या कर दिया, इरविन ने क्या कर दिया, सारी डिमांड्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये 11 डिमांड्स जो रखी थी, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड था कि प्रिजनर्स को छोड़ो, ठीक है, जिनको प्रिजनर्स को बांधा हुआ, और सेल्फ डिफेंस भी चाहिए हमको, ठीक है। अगर हमारे खिलाफ क्या हो रहा है तो अगर हमारे खिलाफ हमको जेल में डाल रहे हो तो हमारे पास वकील करने की हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये सब था 11 डिमांड्स के अंदर, और भी 11 डिमांड्स थी, ठीक है, बस ये 2 डिमांड्स इंपॉर्टेंट थी इसमें। और इरविन क्या करते थे, इसको इग्नोर करते थे, ठीक है, इरविन इग्नोर करते थे। फिर जो गांधी जी हैं ये चलाते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह चलाते हैं डांडी मार्च। कब, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में क्या चलता है, डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह। इसमें क्या था, ये क्यों चलाया था, इसका बेसिकली ये था, जो अंग्रेज़ थे ना वो सॉल्ट पे ना बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। इसको तोड़ने के लिए डांडी मार्च चलाते हैं कौन, गांधी जी, 12 मार्च को। और इसका रूट क्या था, साबरमती आश्रम टू दांडी, डांडी टू साबरमती आश्रम 240 मील ये पैदल चलते हैं। गांधी जी के साथ 78 और बंदे थे, 78 और गांधी क्या चलते हैं, पैदल चलते हैं टू वॉयलेट सॉल्ट लॉ। क्या करते हैं, यहाँ पे डांडी पहुँचते हैं, ठीक है, कहाँ से चलते हैं, साबरमती आश्रम से चलते हैं गुजरात से, और डांडी पहुँचते हैं। डांडी पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे पानी था, ठीक है, समुद्र का पानी आपको पता ही है नमकीन होता है, और यहाँ पे क्या होती है, सॉल्ट होती है, ठीक है। और सॉल्ट को उठाते हैं ऐसे हाथ से, और क्या करते हैं, वॉयलेट द सॉल्ट लॉ, ब्याज से हम अपना नमक खुद बनाएंगे, अंग्रेजों से तो नमक नहीं लेंगे, और टैक्स फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये था सॉल्ट डांडी मार्च के अंडर, समझ गए, जिसको सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अलग अलग जगह पे चला था ये आंदोलन, सॉल्ट मार्च अलग अलग जगह में, वो अभी आपको पता होना चाहिए। इन डिफरेंट स्टेट डिफरेंट तरीक़ों से चला था ये हमारा जो CDM था, ठीक है। पेशावर, पेशावर में किसने चलाया था, ये चलाया था खान अब्दुल गफ़र खान ने। ये फ्रंटियर ऑफ गांधी के नाम से भी जानते हैं इनको, फ्रंटियर ऑफ गांधी, ये भी आया था ऑप्शन क्वेश्चन। फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको नाम से, किसको जानते हैं, अब्दुल गफ़र खान को, ठीक है। देखो अब्दुल गफ़र खान, इसको अब्दुल पेशावर से थे, ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, खान अब्दुल गफ़र खान, फ्रंटियर ऑफ गांधी। ये इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट कहाँ पे से चलाया था, पेशावर से चलाया था, ठीक है। किसने पेशावर से चलाया था, खान अब्दुल गफ़ार खान ने, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद और चलाया था बिहार से, बिहार से किसने चलाया था, ये चलाया था अंबिका कांत सिन्हा ने। सिन्हा कहाँ से, बिहार से। अंबिका कांत सिन्हा कहाँ से, इसको BA से याद कर सकते हैं, ये BA मतलब बिहार से अंबिका, ठीक है, इसको PK से याद कर सकते हैं, PK मूवी देखी होगी, ठीक है, PK खान अब्दुल गफ़र खान, ठीक है। उड़ीसा से किसने चलाया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसके मेन लीडर कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी, इसको OG से याद करते हैं, OG होते हैं ना बंदे, ठीक है। और तमिलनाडु से किसने चलाया था, राजा गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य, ये आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद तो इसको TC से याद कर लेना, TC टिकट काटता है जो, ठीक है। और इसके बाद और कहाँ से चलाया था, मालाबार रीजन ये है ना केरला वाला, यहाँ से कौन चलाया, किसने चलाया था, K किलपाना ने, K किलपाना ने, MK से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। मालाबार से क्या K किलपाना ने, समझ गए यहाँ तक। और जो तमिलनाडु बेसिकली जो सिटी भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चलाया था इन्होंने, तमिलनाडु त्रिंकीपोली से चले थे। जैसे ये गांधी कहाँ से चले थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक,
ये कहाँ से चले, त्रिंकीपोली से लेके कहाँ तक चले, विदराज्यम तक तमिलनाडु में जो सत्याग्रह चला था हमारा, ठीक है। कहाँ से, त्रिंकीपोली से लेके विदराज्यम तक, समझ गए यहाँ तक। और मालाबार में जो ये था ना, इसको सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं, मालाबार के सत्याग्रह को वाइकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। कहाँ के, मालाबार के जो हमारा क्या था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, इसको किस नाम से जानते हैं, वाइकोम सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वाइकोम। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, माल से याद कर सकते हैं। अंग्रेज वाई अंग्रेज इतने मालामाल क्यों हैं, वाई अंग्रेज इतने मालामाल क्यों हैं, ठीक है, इसलिए वाइकोम मालाबार, ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। और इसको एम के से याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये था हमारा कहाँ से अलग अलग जगह से हमारा क्या चला था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। और भी कई जगह से चला था, देखो एक चला था दर्शना सॉल्ट वर्क, ठीक है, दर्शना सॉल्ट वर्क, इसको किसने लेड किया था, इसको किया था सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किया था, ईमान साहिब ने किया था और मनीला ने, इन तीनों ने कहाँ से लेड किसको लेड किया था, दर्शन सॉल्ट वर्क को, ठीक है। और ठीक है, दर्शन सॉल्ट वर्क को सरोजिनी नायडू प्रोसीड गांधी टू सीक, ठीक है। सरोजिनी नायडू क्यों आए थे इसमें आगे, ताकि वुमेन की पार्टिसिपेशन भी दिखे हमको किसमें, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, समझ गए यहाँ तक। पेशावर, चलो अब इसके बाद चलता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से चलता है, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड से कौन चलाता है, मणिपुर और नागालैंड से चलाता है रानी गाइडू गदिलिनू। ये कहाँ से चलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ठीक है। और अगले अलग अलग मेथड भी थे, डिवर्स मेथड। रायतवाड़ी एरियाज मैंने बताए थे ना आपको, कौन से रायतवाड़ी एरियाज थे, वहाँ पे क्या थे, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू देना छोड़ दिया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, जो रायतवाड़ी एरियाज उन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू देना छोड़ दिया। और जो जमींदार एरियाज थे, बंगाल वाला एरिया, उन्होंने क्या दे दिया, नो चौकीदार टैक्स, वो चौकीदार टैक्स देता था, वो भी उन्होंने क्या दिया, देना छोड़ दिया, ठीक है। ये अलग मैटर। सेंट्रल की प्रोविजन थी, वहाँ पे क्या कर दिया, डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ क्या कर दिया, मानना मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। ये सारे तरीके किए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी इंडिया में आज़ादी को लाने के लिए, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और कल्पना देवी, ये नोट करके लिखना, ये मनाली ने जो कल्पना देवी चौधोपाध्याय, ये परस्यूट ऑफ गांधी टू इंक्लूड मूवमेंट, ठीक है। इनको क्यों लेके आए थे आगे, ताकि वुमेन की क्या कर सके, वुमेन की पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, ठीक है। इसको लेके आए थे कल्पना देवी चट्टोपाध्याय को, ठीक है। अब देखो, अब छोटे छोटे क्या हुए थे, नुक्कड़ नाटक भी होते थे, ठीक है, मोबिलाइजेशन, ठीक है। एक वानर सेना, छोटे छोटे बच्चे थे, वानर सेना नुक्कड़ नाटक करते थे भी, अंग्रेजों को भगाओ, ठीक है, वानर सेना बॉयज़ के वाला। और मंजीरा सेना गर्ल्स मंजीरा सेना, ठीक है। जैसे छोटी सी क्या बनाते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, मंजीरा सेना, ठीक है। और एक करते हैं प्रभात फेरी निकालते सुबह सुबह अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, छोटे छोटे कर रहे थे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब इतना कुछ कर देते ना गांधी, पहले गांधी जी ने कहा था ना इनको भी मेरे 11 पॉइंट्स मान लो, 11 पॉइंट माने नहीं थे, तो फिर गांधी जी अब क्या होता है, जब अब पता लगता है इरविन को भी ये तो बहुत बड़ा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल पड़ा है, तो होता है गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है कब, 14 फरवरी 1931 को। 14 फरवरी 1931 को क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ठीक है। और इसमें क्या डिमांड करते हैं गांधी इसमें इरविन क्या डिमांड करता है, सबसे पहले इरविन की डिमांड थी सस्पेंड ऑफ सीडीएम, जो इतना बड़ा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला है, इसको क्या करो, बंद करो, ठीक है, ठीक है। और क्या करता है पार्टी भी, आप जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी इसके बारे में बताता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करो, गांधी को कहता है, ठीक है। और फिर ये तो थे किसके, इरविन के। गांधी कहते हैं रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको कह रहे हो बाहर निकालो, ठीक है। नॉट कन्विक्टेड, जो कोई वायलेंस में कन्विक्टेड नहीं थे, उनको कह रहे हो बाहर निकालो, ठीक है। और हमको राइट दो टू प्रोड्यूस सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए सॉल्ट बना के कह दो, हमको राइट दो। और क्या करो, रिटर्न कॉन्फिसेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपने प्रॉपर्टी से हमारे से क्या हड़पी हुई है ना, वो भी क्या करो, रिटर्न करो, जो इलीगल तरीके से हड़पी हुई हैं, ठीक है। ये सारी बातें वो मान लेते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर सब कुछ मान लेते हैं, ठीक है। कौन, इरविन, तो इनके बारे में ये गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और गांधी
गांधी जी ये भी कहते होते हैं एक बार भगत सिंह को क्या करो छोड़ दो, भगत सिंह की जो फांसी है उसको मना कर दो, पर ये वाली चीज़ वो मानता नहीं है इरविन, क्योंकि इरविन क्या बहाना देता है, इरविन बहाना देता है भी वो वायलेंस में इंक्लूडेड थे क्योंकि उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंका, ठीक है, ये इरविन एक बहाना देता है। तो पर गांधी कहते हैं नहीं इनको छोड़ो। अभी कहते हैं कि नहीं वो अलग अलग फिलोसफी है, ठीक है, इसलिए कोई गांधी को अच्छा मानता है कोई बुरा मानता है, क्योंकि ये भगत सिंह को सेव नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब कोई अच्छा मानता है कोई बुरा मानता है वो तो आपकी उसके ऊपर है, ठीक है, बस हम लिए तो पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पर ये इनवन ने नहीं माना था, ठीक है, ये पैक्ट। तो इसके बाद गांधी इनवन पैक्ट इन पर साइन होता है और ये सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं, ठीक है। अब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। एक इसके बाद कराची सेशन होता है। कराची सेशन कब होता है, 1931 में, 1931 में होता है कराची सेशन, ठीक है, 1931 को कराची सेशन होता है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो होते सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और इनमें क्या आउटकम, इसकी क्या आउटकम थी, इंडोर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट और पूर्ण स्वराज। अभी क्या इनका फोकस है, पूर्ण स्वराज पे ही फोकस रहा। और इन इधर पे ना 2 चीज़ें अडॉप्ट हुई थी। क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट हुई थी, पहली चीज़ थी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कब अडॉप्ट हुए थे हमारे, 1931 को, ठीक है। और एक चीज़ और लेके आए थे वो था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कब लेके आए थे, 1931 को, 1931 को कराची सेशन के अंदर, ठीक है। और इसमें कांग्रेस एग्री हो गई थी। कांग्रेस, एक और पॉइंट है, कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड आरटीसी, ठीक है। ये भी कब हुआ था, कराची सेशन में। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये लंदन में होती थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थे, जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं ना उनको ना अंग्रेज क्या बुलाते थे, लंदन में बुलाते थे, भी आओ हम एक राउंड टेबल बैठेंगे और डिस्कस करेंगे भी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, ऐसे करके, ऐसे वो मत करो, प्रोटेस्ट मत करो और इतने वो मत करो, वायलेंस मत करो, हम आके क्या करेंगे, एक राउंड टेबल पे बैठेंगे और क्या करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कब होती है, 1930 में होती है। 1930 में ये बुलाते हैं सबको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और सबसे पूछते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या करते हैं, कांग्रेस को बाइकआउट करती है 1930 में, ठीक है। 1930 में क्या करती है, कांग्रेस को बाइकआउट करती है, कांग्रेस कोई मेंबर नहीं जाता। उसके बाद चलती है 1931 में। 1931 में गांधी ने साइन कर दिया था ना इरविन पैक्ट, तो इसमें से गांधी अटेंड करते हैं। गांधी क्या करते हैं, इसमें अटेंड करते हैं और गांधी क्या करते हैं, इसमें अटेंड करते हैं सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फेल टू कॉम्युनल क्वेश्चन, ठीक है। पर इनका जो गोल था ना पूर्ण स्वराज, वो इसको मान नहीं रहे थे, तो गांधी को क्या लगा भी ये कोई फ़ायदा नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जो 1932 में होती है इसमें भी क्या करते हैं, वो कांग्रेस होती है वो क्या करती है, इसमें भी नहीं जाती, क्या करती है, मना कर देती है, मैं 1932 में भी नहीं जाऊंगी कांग्रेस, ठीक है। 1930 में भी, 1931 में सिर्फ गांधी ही जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। अब एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, जो तीनों कॉन्फ्रेंस है ना, तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर B.R. अम्बेडकर जी जो है ना, B.R. अम्बेडकर जी, वो तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट थे। तीनों राउंड के कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन प्रेजेंट थे, B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, चलो यही था हमारा पूरा चैप्टर। ये कॉम्युनल अवार्ड क्या है और ये पूना पैक्ट क्या है, ये हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट और कॉम्युनल अवार्ड क्या है, ये हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस सारे लेक्चर में यही था, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आई होप का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे चैप्टर के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे एग्जाम सफल टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। चलो एक लास्ट लाइन और है वो मैं बताता हूँ आपको, एक जो रहेगी है, एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, जिन्होंने सारी की थी। एक और बंदे थे वो थे तेज, ये भी याद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तेज बहादुर सपूरू, ठीक है। वो तेज थे ना इसलिए वो तीनों कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी क्या की थी, क्या की थी, तेज बहादुर सपूरू ने भी क्या की थी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। बस ये एक लाइन रह गई थी, वो मैंने भी आपको भी पढ़ा दी, ठीक है। ये सारा था हमारा आज का चैप्टर। आई होप का कोई लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, एग्जाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक